Hello student of 8th class. Today we start chapter number 14, Federal Government. So let us start now. In the federal system of governments, India working at the national level. देखिए हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वो संघीय सिस्टम है और इंडिया के अंदर नेशनल लेवल पे इसको हम लोग वर्क करते हैं। इसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं बच्चों। इन आवर कंट्री रीजनल गवर्नमेंट्स इज नॉन एज द स्टेट गवर्नमेंट। जो हमारी रीजनल गवर्नमेंट्स हैं उसको हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं बच्चों। आवर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इन द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस द पावर आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। देखिए फेडरल सिस्टम में क्या होता है, जो शक्तियाँ होती है स्टेट और सेंटर दोनों में क्या किया जाता है, इक्वल क्या करते हैं बच्चों, उसको डिवाइड कर देते हैं। वी हैव 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। जैसा हम सभी जानते हैं प्रेजेंट टाइम में यही कॉम्बिनेशन हमारा चल रहा है। आइए कुछ डिटेल्स देखते हैं बच्चों, क्या क्या कॉम्बिनेशंस हम लोगों को देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, क्या फेडरल सिस्टम है हमारे यहाँ पे। देखिए जनरली व्हेन ऑल द पावर्स ऑफ अ कंट्री आर द सेंट्रलाइज एट वन लेवल। देखिए जितनी भी शक्तियाँ हैं उसको सेंट्रलाइज कर दिया गया है वन लेवल पे, जो क्या कहलाता है, फॉर्म ऑफ गवर्नेंस कहलाता है। नॉन एज द यूनिटरी गवर्नमेंट, इसको हम लोग यूनिटरी गवर्नमेंट्स के नाम पे भी जानते हैं। कंट्री टू दिस द फेडरल सिस्टम ऑल द पावर्स आर क्लियरली डिफाइंड बिटवीन द सेंटर। देखिए बिल्कुल क्लियर रूप में जो शक्तियां हैं उसको डिफाइन किया गया है बच्चों। आइए देखते हैं फेडरल गवर्नमेंट के क्या क्या साइलेंट फीचर्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड बाई कार्बनिकल लेजिस्लेचर होता है। थर्ड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। फोर्थ क्लियर डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट्स पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। नेक्स्ट ड्यूल गवर्नमेंट पॉलिसी है हमारे यहाँ। और लास्ट है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे जो साइलेंट फीचर्स हैं फेडरल सिस्टम्स के वो हमें नज़र आते हैं। आइए सबसे पहले अब डिस्कस कर लेते हैं हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम्स के बारे में। देखिए इंडिया है द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द फेडरल स्ट्रक्चर। देखिए फेडरल स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी हमारे यहाँ पर जो कार्य है अगर आप देखें तो हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम से उसको फॉलो करते हैं। दिस सिस्टम कम्पेरेटिवली बेटर देन अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या होता है, सभी लोग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, फॉलो करते हैं। द एग्जीक्यूटिव इज द आंसरेबल। देखिए जो एग्जीक्यूटिव होते हैं हमारे वो आंसरेबल होते हैं लेजिस्लेटिव के लिए बच्चों। ये जो सिस्टम है इसके अंदर द प्रेसिडेंट रिमेन द फॉर्मल हेड। जो प्रेसिडेंट होता है वो हमारा फॉर्मल हेड माना जाता है, सारी शक्तियाँ उसी में निहित होती है। लेकिन जो अगर हम एक्सरसाइज की बात कर लें तो उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। देयर इज़ अ गुड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा कोऑर्डिनेशन आपको मिलेगा देखने के लिए, ठीक है बच्चों, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर। आइए देखिए फेडरल स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए बच्चों सिंपल सी बात है, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं हमारे प्रेसिडेंट को ले लीजिए, प्राइम मिनिस्टर्स को ले लीजिए और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सभी लोग क्या है हमारे एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। अब लेजिस्लेचर की बात कर लेते हैं बच्चों। इसमें देखिए पार्लियामेंट आता है। पार्लियामेंट में क्या क्या है, अब प्रेसिडेंट हो गया, लोकसभा हो जाएगा और राज्यसभा। इन सभी चीज़ों से मिलकर के क्या होता है, ये हमारा जो फेडरल गवर्नमेंट से इंडिया का जो स्ट्रक्चर हो तैयार होता है। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों उसको देख लेते हैं। इसको हम लोग इंडियन पार्लियामेंट कहते हैं। देखिए इंडियन पार्लियामेंट के बारे में सिंपल सी बात बता देता हूँ आप लोगों को कि क्या इंडियन पार्लियामेंट का है। देखिए पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी। ये देखिए सबसे बड़ा लेजिस्लेटिव बॉडी इसको माना गया है बच्चों। द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेकिंग लॉ। देखिए पार्लियामेंट के पास शक्तियाँ होती है, वो कानून बना सकता है, उसको इम्प्लीमेशन ला सकता है, कंसर्न लिस्ट के लागू कर सकता है। द कंसर्न लिस्ट द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर हैव द जॉइंट जुडिक्शन। देखिए कंसर्न लिस्ट में क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉइंट जुडिशरी होती है बच्चों।
अगर आप किसी केस में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, तो उसको कानून के अंदर से कंसर्न लिस्ट के थ्रू ही इसको क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। देखिए, अगर आप पार्लियामेंट्री और मोर पावर की बात कर लें तो इंडिया के अंदर जो है वो आपको स्टेट के लिए अलग कानून की व्यवस्था की गई है। द इंडियन पार्लियामेंट द कंप्राइज द प्रेसिडेंट, जो इंडिया का जो पार्लियामेंट है उसकी अगर देखे जाए तो वो प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा और इसके 2 हाउसेस हैं, उन्हीं में क्या सीमित होती है। आइए सबसे पहले हम लोग अब लोकसभा के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। देखिए, लोकसभा जो है इसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल के रूप से में जानते हैं। इसके अंदर क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से लोगों का चयन किया जाता है, जो किसके अकॉर्डिंग होता है बच्चों, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के रूप में होता है। इसको हम लोग लोअर हाउस भी कहते हैं। इसके अंदर जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 552 फिक्स की गई है बच्चों, और 542 मेंबर्स इसके हैं, ठीक है। 530 मेंबर्स जो हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव स्टेट्स के हैं। 13 जो मेंबर्स होते हैं वो यूनियन टेरिटरी से आते हैं। 2 मेंबर जो होते हैं नॉमिनेटेड किया करता है प्रेसिडेंट, करता है अपने मर्जी से। आइए देखते हैं कौन से व्यक्ति जो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। सबसे पहली बात है कि भारत के नागरिक होना चाहिए। उनकी जो एज है बच्चों वो 25 साल से ऊपर होनी चाहिए। वो किसी प्रॉफिट के पद पे नहीं होने चाहिए। वो बैंक करप्ट नहीं होने चाहिए। मेंटली वो ठीक ठाक होने चाहिए, उनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरह का व्यक्ति जो है वो लोकसभा का जो चुनाव है बच्चों वो लड़ सकता है। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों उसको हम लोग राज्यसभा को नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग सेकंड हाउस के नाम से जानते हैं। इसके अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट्स के, ठीक है, और इसको हम लोग अपर हाउस के नाम से भी जानते हैं। इसके जो मेंबर्स होते हैं बच्चों उनको इलेक्ट किया जाता है यूनियन टेरिटरी से, लेजिस्लेचर के माध्यम से। राज्यसभा कैन हैव द मोस्ट 250, राज्यसभा में 250 मेंबर्स की सीट है। 238 मेंबर जो लेजिस्लेचर से आते हैं बच्चों, राज्यसभा से आते हैं, ठीक है, जिनको इलेक्ट किया जाता है। मेंबर्स को 12 को नॉमिनेशन के थ्रू लेकर के आते हैं बच्चों, जो प्रेसिडेंट को नॉमिनेट किए जाते हैं। द नॉमिनेटेड मेंबर्स आर पर्सन द डिस्टिंग, ये सब अलग अलग फील्ड से होते हैं, चाहे आर्ट ले लिए, लिटरेचर, साइंस है, किसी भी फील्ड में इन्होंने अच्छा कार्य किया हो। देखिए, जो राज्यसभा की टर्म्स हैं वो 6 साल के लिए होती है। 6 ईयर्स के लिए इसकी कार्यकाल को माना गया है बच्चों। और 1/3 जो मेंबर्स होते हैं इसके हर 2 साल के अंदर ये रिटायर होते हैं। उनके बदले में नए मेंबर्स को इसके अंदर बच्चों क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। देखिए, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रिसाइड्स ओवर राज्यसभा। देखिए, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वो राज्यसभा के लिए प्रिसाइड्स किया जाता है बच्चों। इसको हम लोग एक्स ऑफिस चेयरमैन के रूप से भी जानते हैं। राज्यसभा के अंदर जो डिप्टी चेयरपर्सन होता है वो उनकी भी नियुक्ति की जाती है। पावर एंड फंक्शन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, क्या क्या शक्तियाँ हैं बच्चों, इस पर से भी थोड़ा सा हम लोग नज़र डाल लेते हैं। देखिए, जो सबसे पहले बात है, अगर हम प्राइमरी फंक्शन की बात कर लें तो कानून बनाना, सेकंड देश के लिए। सेकंड हम बात कर लेते हैं द पार्लियामेंट्री एक्सरसाइज द कंट्रोल, जो पार्लियामेंट है उसके पास जितने भी एग्जीक्यूटिव हैं उनके ऊपर कंट्रोल करना, क्वेश्चन पूछना, ठीक है, कॉलिंग अटेंडेंस लेना, मोशन, एडजस्ट मोशन, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, इस तरह के जो है डिस्कशन इसके ऊपर किए जाते हैं बच्चों। थर्ड ऑप्शन देख लीजिए बच्चों, द गवर्नमेंट कैन द नाइदर इम्पोज एनी टैक्स अपॉन द पब्लिक मोर कैन स्पेंड द मनी। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट कोई भी टैक्स ज़बरदस्ती पब्लिक के ऊपर नहीं लगा सकती है बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के। यदि पार्लियामेंट ने अप्रूव नहीं किया है तो उस टैक्स को अवैध माना जाएगा। फोर्थ पॉइंट, द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक द अमेंडमेंट। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो संविधान में सुधार कर सकता है। द पार्लियामेंट्स द इलेक्शन द प्रेसिडेंट्स। देखिए, पार्लियामेंट के अंदर जो चुनाव होते हैं प्रेसिडेंट के ले लीजिए, वाइस प्रेसिडेंट्स के, मेंबर्स के, अलग अलग कमिटीज़ के, वो पार्लियामेंट के थ्रू ही किए जाएंगे। छठा जो पॉइंट है बच्चों, अगर आप देखें तो जो पार्लियामेंट है वह प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव कर सकता है, हाई कोर्ट के जजेस को भी रिमूव किया जा सकता है।
थ्रू इम्पीचमेंट्स के द्वारा। यदि वो कोई गलत कार्य करते हुए पाए जाते हैं तो दोष सिद्ध होता है तो इम्पीचमेंट का यूज करके उनको उनकी पोस्ट से मुक्त किया जा सकता है बच्चों। नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों हमारा वो है यूनियन एग्जीक्यूटिव। देखिए यूनियन एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं। अगर आप देखिए प्रेसिडेंट को ले लीजिए, प्राइम मिनिस्टर को ले लीजिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं ये सभी क्या होते हैं, हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं बच्चों। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, देखिए किस प्रकार से चुनाव होते हैं राष्ट्रपति के, उनको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चों, समझ लेते हैं। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। सभी जानते हैं जो प्रेसिडेंट होता है वो हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड माना गया है और एडमिनिस्ट्रेशन उसी के हाथ में होता है। वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाता है, ध्यान रखिएगा। इसका जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट मेथड से किया जाता है, ठीक है बच्चों। इसमें दोनों ही हाउसेस के जो मेंबर्स होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और यूनियन टेरेटरी के, उनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न किया जाता है बच्चों। देखिए एक राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं उनके अंदर कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उनको देख लेते हैं। पहला नंबर भारत के नागरिक हों। दूसरा उनकी जो एज है 35 साल से ऊपर होनी चाहिए। तीसरा वो किसी भी हाउस के मेंबर होने चाहिए। थर्ड वो किसी प्रॉफिट के पद पे नहीं होने चाहिए। ये सारी की सारी क्वालिटी जो हैं एक व्यक्ति के अंदर है तो वो क्या करेगा, प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ सकता है। अब बात करते हैं टेनर की। देखिए जो प्रेसिडेंट की नियुक्ति की जाती है वो 5 साल के लिए की जाती है, हर 5 साल में, ठीक है। इसमें चेंजेस होते हैं। यदि कुछ करप्शन के चार्जेस पाए जाते हैं तो इनका कार्यकाल पूरा होने से पहले भी इम्पीचमेंट के माध्यम से इनको हटाया जा सकता है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।